तो जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर 3 यानी धातु और अधातु के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उन सभी को आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखा। दो धातु और दो अधातु के नाम लिखना है। तो हमने दो धातु में सोडियम मैग्नीशियम दे दिया और अधातु में कार्बन और सल्फर दे दिया। आप अन्य दो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए। समुद्री जल में पाए जाने वाला एक प्रमुख लवण का नाम लिखे। समुद्री जल में पाए जाने वाला एक प्रमुख लवण का नाम लिखे तो कौन? नमक, जिसका अनुसूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं आगे। आप देखें क्या है? किसी अधातु का नाम, कोई अधातु का नाम लिखे जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। किसी अधातु का नाम लिखना जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो कौन है? ब्रोमीन। चलते क्वेश्चन नंबर 4। एक अधातु का नाम लिखे। एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है, यानी जो वायु के जैसे ही संपर्क में आता है वो जल उठता है। तो कौन है? श्वेत फास्फोरस। क्या है? श्वेत फास्फोरस। चलते आएंगे। ठीक है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? विद्युत का सुचालक कौन होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक, याद रखना है आपको। क्या सभी खनिज अयस्क होती है? इसके आंसर को कहते हैं सभी खनिज अयस्क होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या देखिए, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? इसका आंसर आपको देना है सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वोल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? यह वोल्फ्राम है वो, उसका बता दो सिस्टोन यानी कि स्टोन यानी SnO2 में विद्यमान रहता है। उस पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? हाँ, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मिश्र धातु क्या? देखिए, मिश्र धातु क्या है? दो या अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे में कॉपर, जिंक। आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो किसी धातु के साथ पारे या मरकरी, पारे को ही मरकरी बढ़ते हैं, को जोड़ना अमलगम कहलाता है। क्या है? किसी धातु के साथ मरकरी या पारे को जोड़ना अमलगम कहलाता है। ठीक है। किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं? तो किसी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा यानी कि संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके, यानी जो कोई भी तत्व अपने 72 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थायी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, किंतु सोडियम आयन नहीं। क्यों? और इसका कारण बताना है आपको। देखिए, चलते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन निर्माण करता है। सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम आयन बनाता है, जो कि इनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अस्थायी होता है। क्या बताया? जिसके 72 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो अस्थायी होगा। तो इसके 72 सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके परमाणु संख्या कितना था? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 8 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया। तो इसके 72 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तब यह अस्थायी हो गया। तथा यह उत्कृष्ट गैस नियोन जैसा व्यवहार करता है। ये कैसा व्यवहार करता है? उत्कृष्ट यानी कि नियोन जैसा व्यवहार करता है, अतः यह जल के अभिक्रिया नहीं करता। और बता दें, उत्कृष्ट गैस जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए यह सोडियम आयन भी जल से अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि यह सोडियम आयन ही जैसा ही व्यवहार करने लगता है। देखिए, 11 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके बाद 10। सोडियम आयन सोडियम परमाणु से सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आयनिक यौगिक द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, आखिर क्यों? तो इसके अंदर लिखे हैं, इसके आंसर लिखिए क्या? आयनिक यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच
मजबूत अस्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को जोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः विद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यमान के क्वथनांक उच्च होते हैं। ये आपको उत्तर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रभावित की जा सकती है। इसका आंसर देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका कारण यह कि यह उदासीन अणुओं से बने होते हैं। उदासीन अणुओं से बने होते हैं, आयनों से नहीं। आपको बता दो विद्युत धारा उसमें ही प्रभावित हो जाए जैसे आयनों के बने होते हैं। आयनों यानी किसका, प्लस माइनस, यानी धन प्लस माइनस को ही आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन, यानी कि धन धनात्मक और ऋणात्मक। आयनों से नहीं। यह पिघली या जलीय विलयन की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते। यह जो भिन्न यानी पिघली और जलीय अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए आगे, देखिए आप आगे क्या आपका कि आयनिक बंधन में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो यह विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन कार्य करता है। आयनिक बंधन में आयनिक बंधन कार्य करेगा। तो चलते आगे अब नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु बता 3, यानी कि त्रिक सहसंयोजक बंधन या त्रिबंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके बॉटम सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन वही भाग लेते हैं। और बॉटम सेल में किसी तत्व के बॉटम सेल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहते हैं, संयोजित सेल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए आगे देखिए, रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखते हैं। रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो कौन कौन, तो विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन या सहसंयोजक बंधन। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है, तो विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन बनता है। कौन सा है बंधन, विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन बनता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है। ठीक है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होगा तो कौन बनेगा, विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन। पर लेकिन साझा यानी कि शेयर होगा तो सहसंयोजक बंधन बनता है। याद रखना है हमको। द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण देता है। ऑक्सीजन में जो द्विबंध यानी डबल बॉन्ड बनता है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, अब पहले पूछा द्विबंध, अब पूछा त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण था। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में ट्राई बॉन्ड बनता है, यानी 3 बॉन्ड, ट्राई बॉन्ड बनता है। ठीक है, हमने आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। निम्नांकित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताएं। इसमें कौन कौन से बंधन बन रहे हो ये आपको बताना है। तो किसमें पूछा है, अमोनिया। तो अमोनिया में एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। और सोडियम मोनोऑक्साइड में आयनिक बंधन बनता है। याद रखना है आपको। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन 24 है, यह देखिए ध्यान से देख लीजिएगा। ये 23 24। ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके होगा तो यह नियोन जैसा हो जाएगा, यानी कि नियोन के जितने परमाणु संख्या उतना ही परमाणु संख्या ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। यही इसमें बोलना चाहता है। आगे चलते हैं। ये क्या है, एक तत्व ए के संयोजित सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा तत्व बी के संयोजित सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बी के संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक विद्युत का कुचालक है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी आपको लिखना है, यानी बनाना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देख सकते हैं कौन सा यौगिक बनने वाला यौगिक बनने वाला एक बना CCl4, यानी कि CCl4 बन रहा है, यानी कि कार्बन क्लोराइड बना है, यानी कि CCl4। यौगिक की प्रकृति कैसे, यह सहसंयोजक बंधन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। इसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलते आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 26। एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेयर की राइनों की जोड़ने में किया जाता है। यौगिक ए है, तो यौगिक ए की पहचान करो तो फेरिस ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग जो रेयर की जगह कभी देखते हैं पटरी पीछे से तो
फेरिक ऑक्साइड और यानी फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 का उपयोग और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की लाइनों के पटरियों को निर्माण में किया, यानी कि उसको मरम्मत में किया जाता है, याद रखना है आपको। 27 देखिए, इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है, या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर यह होगा, धातु का निष्कर्षण एवं सल्फाइड और कार्बोनेट धातु का निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट आयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना पड़ता है, क्यों? तो धातु को उनके ऑक्साइड में निष्कर्षित करना उनके कार्बोनेट या सल्फाइड को तुलना में अधिक आसान होता है, इसीलिए साधित आयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित, निस्तापन और अविकृत कर धातु प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसका कहने का तो धातु के कार्बोनेट या सल्फाइड है उससे धातु प्राप्त करना कठिन होता है, किसके तुलना में? धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान है, लेकिन धातु के कार्बोनेट या धातु के सल्फाइड से धातु को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कहा कि धातु के ऑक्साइड को उसको निष्ठापन या अविकृत करके उसमें धातु प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 27 देखिए, उस मिश्र धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। देखिए इसका तो पित्तल का उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तब वह समाप्त। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, और नीचे आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू आप सभी के इतने एंड तक वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में इसका लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।